गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कविता के बहाने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख रहे थे, जो अभ्यास के प्रश्न हैं। इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन के आंसर पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। 5वां क्वेश्चन है, इस कथन के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जब भी हम कोई रचना करते हैं तो हमें उस समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आडंबरपूर्ण, भारी भरकम, समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें सहज, सरल, व्यवहारिक तथा सबकी समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कवि की भावनाओं को सहज तथा स्पष्ट रूप से समझा जा सके। अब भाषा को सहूलियत बरतने का मतलब समझ गए। भाषा को सहूलियत बरतने का मतलब यही होता है कि हम एक कवि को अपनी बातों को अपने पाठकों तक पहुंचाने में हमेशा सहज, सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो उनके पाठक हैं उनको उनके कविता के अर्थ जो है वो सही ढंग से, सही मायने में समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? इसको हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी को कोई बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उन्हीं उचित शब्दों का चयन करना पड़ता है जिनसे हमारी बात उस व्यक्ति तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए, वह हमारी बात कहने का मतलब भी समझ जाए। नहीं तो कई बार सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। जैसे हमने किसी को मारना नहीं है और हम कहते हैं मारो मत छोड़ो। देखिए, मारो के बाद अगर हम अपनी बातों में विराम दे देते हैं तो यहाँ पे मारो मत छोड़ो का मतलब अर्थ ही, हम तो ये कहना चाहते थे कि उसको मारो मत छोड़ो, लेकिन यहाँ हमें भाषा का सही चयन न करने के कारण हमारी बात का उल्टा अर्थ निकल गया। क्योंकि अगर हम ऐसे बोलते हैं कि मारो मत छोड़ो, तो इससे हमारी बात उल्टे अर्थ में जा रही है कि मैंने मारने के लिए बोला, उसे छोड़ने के लिए नहीं बोला। और अगर हम इसको उसी बात को भाषा की सहूलियत मतलब सही ढंग से प्रयोग करके बताया कि मारो मत छोड़ो, तो ये हमारे बात का अर्थ हमारे पाठकों तक एक अलग तरीके से जाएगा। तो भाषा का सही प्रयोग, भाषा के सही शब्दों का चयन हमारी बात के सही अर्थ को समझने में मदद करती है। हमें कहना चाहिए था कि मारो मत छोड़ो, लेकिन इस प्रकार बात सीधी तरीके से न कह करके हम लोगों ने बात को भाषा के चक्कर में फंसा दिया और बात हमारी सीधी तरह से पाठकों तक न जा कर के टेढ़ी तरफ से गई और बात का अर्थ का अनर्थ भी हो गया। तो इसमें बात और भाषा हमारा हमेशा परस्पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। हम अपनी बातों को किस तरीके से, कैसे पाठकों से तक समझाते हैं, पहुंचाते हैं, ये भाषा और बात दोनों पे निर्भर करता है। हमको अपनी बात को भाषा में के साथ सहूलियत बरतते हुए कहना चाहिए, सही शब्दों का प्रयोग करके कहना चाहिए, तब हमारी बात सही ढंग से पहुंच पाती है। अब हम लोग नीचे देखते हैं, निचला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबो मुहावरों से मिलान कीजिए। देखिए, एक तरफ आपका मुहावरा दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी गई है कि इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, उसे हमें बताना है या उसके सामने लिख देना है। जैसे मुहावरे का प्रयोग हुआ है आपके कविता में, बात की चूड़ी मर जाना। बात की चूड़ी मर जाना, इसका सही ढंग क्या है? इसमें बात में कसावट का न होना, मतलब हमारी बात जो है वो प्रभावहीन
हो जाना, बात का में कसावट ना होना, मतलब हमारी बात जो है उसका कोई प्रभाव ना होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बात की चूड़ी मर जाना, बात में कसावट ना होना, बात की पेच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना, सबसे नीचे वाला इसका होगा। बात की पेच खोलना मतलब बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना, ये भी एक मुहावरा है। इसकी विशेषता क्या है कि बात की पकड़ में ना आना, बात का पकड़ में ना आना, ये हो गया बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना, इसकी विशेषता। पेच की कील को अच्छी कील को पे, पेच को कील की तरह ठोक देना, पेच को कील की तरह ठोक देना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना। जिस तरह बात में कील को ठोक दो तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है, वो निकल जाता है। उसी तरह बात तो हम किसी तरह से अपनी कह जाते हैं, लेकिन उस बात का कोई प्रभाव पाठकों पर नहीं रहता है। बात का बन जाना, बात का बन जाना मतलब अपना कथन और भाषा इन दोनों में सही सामंजस्य बनाना। इसकी विशेषता होगी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना। ये हो गया है आपके बिंब मतलब मुहावरे की विशेषता। आगे आप अपनी बुक में देखिए, कविता के आसपास कुछ दिया गया है। जैसे बात से संबंधित कई मुहावरे हैं। आप देखते हैं कि बात से संबंधित कई मुहावरे दिए गए हैं। कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखिए। कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए कम से कम आप 2, 4, 5 वाक्य बनाइए। जैसे बात छेड़ना, आपको मतलब बात से संबंधित आपको कुछ मुहावरे जैसे इसमें दिया गया, बात की चूड़ी मर जाना, बात की पेच खोलना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, पेच को कील की तरह ठोक देना, बात बन जाना। इसी तरह के कुछ ऐसे मुहावरे जो आपके कविता में नहीं आए हैं, इससे मिलते जुलते कुछ कुछ मुहावरे बनाइए और उसको वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं पहला, बात छेड़ना। बात छेड़ना का अर्थ होता है चर्चा करना। चर्चा करना, अब इसको हमें बात छेड़ना को वाक्य में प्रयोग करना है। श्याम बात छेड़ तो देता है परंतु बात पूरी नहीं करता। तो इसी तरह के आपको बनाना है बात ही बात में, मतलब तुरंत। मोहन हर काम बात ही बात में कर देता है। बात को पीना मतलब चुभती हुई बात को सह लेना। कोई ऐसी बात कहता है जो आपको कड़वी लगती है और आप उस बात को सह जाते हैं, तो बात चुभती हुई बात को सह लेना। जैसे श्री कृष्ण शिशुपाल की अनेक बातों को पी गए। बात रखना, बात रखना इज्जत रखना। लाला लाल ने कृष्णलाल की बेटी का अपने पुत्र से बिना दहेज के विवाह करके उसकी बात रख ली। उसके बाद एक और देखते हैं, बात हाँकना। ये बात से संबंधित मुहावरे आप ध्यान दीजिएगा और इसे आपको लिखना है। कम से कम 6 से 7 लिखिएगा आप, कम से कम 6। बात हाँकना, बढ़ चढ़कर बातें करना। राधे मोहन कुछ काम तो करता नहीं है, बस बातें ही हाँकता रहता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ बहुत मुहावरे हैं। बात ना करना, बात पकड़ना, बात पक्की करना, बात काटना, बात पूछना, बात निकलना, बात रह जाना, बात लगना। तो आप इस तरह से इन मुहावरों का प्रयोग जो है आप करके 6 मुहावरों का प्रयोग, उसका अर्थ भी लिख करके और उसके वाक्य में प्रयोग करके आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। अब देखिए दूसरा दिया गया है, इसमें व्याख्या करें। ये कविता के आसपास मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी की बुक आप खोल के बैठिए, पीछे दिया हुआ है कविता के आसपास। व्याख्या करें जोर जबरदस्ती से,
बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इस बात का ये आपको कविता में इसका मैं पढ़ाई हूँ और इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। सप्रसंग व्याख्या मतलब प्रसंग सहित। प्रस्तुत कविता कुंवर नारायण सिंह जी द्वारा रचित कविता के बहाने बात सीधी थी पर से लिया गया है। इस प्रसंग में वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, उस प्रसंग को लिख करके, और जो अर्थ मैं आपको भेजी हूँ कविता का की व्याख्या भी मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में भेजी हूँ, उसे आपको लिखना है। उसके बाद देखिए आप में कुछ रचनात्मक कार्य भी हैं हिंदी में। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये चर्चा करना है, आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पे चर्चा करना है। तो ये क्लास वर्क है, क्लास में ही ये पूरा होगा। चूड़ी, कील, पेच आदि जो मूर्त उपमान के माध्यम से कवि ने कथ्य की अमूर्तता को साकार किया है, भाषा को समृद्ध एवं संप्रेषणीय बनाने में बिंबों और उपमानों के महत्वों पर एक आपको परिसंवाद आयोजित करना है। इन सब चीज़ों पे जैसे देखिए कवि ने कविता में कहीं पर चूड़ी तो कहीं पर कील, पेच, इन सब के ये सब मतलब एक अमूर्त चीज़ें हैं। इनको कविता में प्रयोग करके और कविता को सजीव कर दिया है, कविता में एक नया मतलब चमत्कार उत्पन्न किया है। तो इसी तरह भाषा को समृद्ध बनाने के लिए और प्रेषणीय बनाने के लिए अगर आप कुछ बिंबों का, कुछ उपमानों का अगर हम प्रयोग करते हैं जिससे हमारी कविता जिसे एक अच्छी तरह से प्रेषित की जा सके पाठकों तक, तो इस पर एक परिसंवाद मतलब एक वाद विवाद प्रतियोगिता, आपस में एक दूसरे से संवाद करना है। तो ये हम लोग किसी दिन वीडियो मतलब ऑनलाइन क्लास में ही इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसे भी आपको देख लेना है। अब यहाँ पे आपसदारी दी गई है। देखिए आप लोग पढ़े हैं ना 10th में भी आत्मकथ्य जो दिया गया है जयशंकर प्रसाद की कविता। तो जयशंकर प्रसाद की कविता दी गई है तो उसके साथ आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन का भी एक दिया गया कि ये दोनों के आत्मकथाओं में क्या अंतर है। इस तरह आप लोगों ने उनके क्या नाम है जयशंकर प्रसाद की कविता और आत्मपरिचय हरिवंश राय की कविता में तुलनात्मक पूछा है कवि ने कि इन दोनों की कविताओं में दोनों ने अपनी आत्मपरिचय को ही दिया है, लेकिन दोनों के आत्मपरिचय में क्या मतलब अंतर है। उसी तरह से यहाँ पर एक कविता की 2 लाइन दी गई है जो सुमित्रा नंदन पंत की है। सुंदर है सुमन बिहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। देखिए इस पंत की इस कविता में प्रकृति की तुलना में मनुष्य को अधिक सुंदर और समर्थ बताया गया है। तो आप कविता के बहाने कविता में से इस आशय को अभिव्यक्त करने वाले बिंदुओं को तलाशें। ये पूछा गया है इसमें कि जिस तरह से इसमें सुंदर है सुमन बिहग सुंदर, मतलब फूल भी सुंदर है, पक्षी भी सुंदर है, लेकिन मानव तुम सबसे सुंदरतम, हे मनुष्य तुम इन सबसे सुंदर और उत्तम हो। तो इसी तरह से कविता के बहाने में कुंवर नारायण ने क्या ऐसा बिंदु दिया है जिसको सबसे सुंदर घोषित किया है। आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि कविता एक फूल है, फूल से भी उसकी तुलना किया है, उसके बाद से उसकी तुलना चिड़िया से की है, लेकिन आप देखेंगे कि परोक्ष रूप से मानव के गुणों को परोक्ष रूप से व्यक्त किया है कुंवर नारायण जी ने बच्चों के माध्यम से उनके गुणों को परोक्ष रूप से व्यक्त किया है कविता से। मनुष्य में अपार रचनात्मक ऊर्जा है जिसे वह हर संभव स्थान पर प्रकट करने को सदा तत्पर रहता है।
इसी तरह से आपको दिया गया है अंत में कि प्रताप नारायण मिश्र का निबंध बात बात जो है इनकी कविता कहानी है, निबंध है इनका। नागार्जुन की कविता बातें, इन दोनों को पढ़िए और इनको पढ़ करके और इनकी बात का तुलनात्मक विवरण करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।